बहुत पुराने समय की बात है, जब किसी राज्य की पहचान उसके महलों की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उन हाथों की मजबूती से होती थी जो बिना नाम और सम्मान के उस राज्य को रोज संभालते थे। उसी राज्य की सीमा से लगे एक साधारण से गांव में एक औरत रहती थी, जिसे लोग नाम से नहीं उसके काम से जानते थे। वह लोहारनी थी। गांव के आखिरी सिरे पर उसकी झोपड़ी थी, जहां सुबह होने से पहले ही भट्टी की आग जल उठती थी और धुएं की पतली लकीर आसमान में खो जाती थी। उसकी जिंदगी आग, लोहा और चुप्पी के बीच बीतती थी। वह जानती थी कि जो लोग आग से दूर रहते हैं, वही अक्सर उसके पास तब आते हैं जब उन्हें मजबूती की जरूरत होती है। उस लोहारनी का बचपन भी उसी आग के आसपास बीता था। उसके पिता भी लोहार थे, जो कहा करते थे कि लोहा तभी औजार बनता है जब वह तपता है, और इंसान तभी समझदार बनता है जब वह सहता है। पिता जल्दी चल बसे और माँ ने उसे यही सिखाया कि शिकायत करने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन धैर्य रखने से समय जरूर बदलता है। माँ के जाने के बाद वह अकेली रह गई, लेकिन उसने कभी अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने आग से दोस्ती कर ली थी, क्योंकि वही आग उसे रोज यह याद दिलाती थी कि टूटना अंत नहीं होता। गांव वाले उससे काम तो लेते थे, लेकिन उसे अपने बराबर नहीं समझते थे। जब हल टूटता था, दरांती कूंद होती थी या ताला बिगड़ जाता था, तब वही लोग उसकी झोपड़ी के सामने खड़े मिलते थे। लेकिन जब पैसे देने की बात आती थी, तो कोई सिक्का जमीन पर फेंक कर देता, तो कोई आधा दाम देता, और कोई यह कहकर टाल देता कि औरत होकर इतना काम करना ही बहुत है। वह यह सब देखती और सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी। उसके भीतर एक विश्वास था कि हर अपमान का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय मांगते हैं। उसी राज्य में राजा का शासन था। राजा बुरा नहीं था, लेकिन उसकी दुनिया महल की दीवारों तक ही सीमित थी। असली शक्ति रानी के हाथों में थी, जिसे व्यवस्था, शुद्धता और बाहरी चमक से बहुत लगाव था। उसकी नजर में जो मिट्टी, पसीने और आग से जुड़ा था, वह सब तुक्ष था। एक दिन सीमा पर हलचल की खबर आई। युद्ध तय नहीं था, लेकिन तैयारी तो करनी जरूरी थी। राजा ने आदेश दिया कि अस्त्रों शस्त्रों की जांच हो। राजमहल के कारीगर बुलाए गए, लेकिन जब मजबूरी की बात आई तो दरबार में सन्नाटा पसर गया। अंत में किसी ने उस लोहारनी का नाम लिया, जो गांव के आखिरी सिरे पर रहती थी। राजमहल से बुलावा आया और ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि एक साधारण लोहारनी को महल बुलाया जा रहा है। वह औरत बिना किसी उत्साह या डर के तैयार आई। उसने अपने दोनों हाथों को देखा, जिन पर कालिक जमी थी, और मन ही मन समझ गई कि यही हाथ महल में उसकी पहचान बनेंगे। रास्ते भर उसके भीतर एक ही सवाल चलता रहा कि अगर वहां भी यही हुआ जो अब तक होता आया है, तो क्या वह फिर भी चुप रहेगी? और हर बार भीतर से यही जवाब आया कि चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। वह राजमहल पहुंची तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर उसके हाथों और उसके कपड़ों पर थी। रानी की हंसी गूंजी। उस हंसी में वही तिरस्कार था जो उसने जिंदगी भर झेला था। राजा ने शर्त रख दी कि अगर उसके बनाए अस्त्र युद्ध में असफल हुए तो दंड तय होगा। उस औरत ने सिर झुका लिया। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यह झुकना हार नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो पूरे राज्य को बदल देगी। लोहारनी को महल के अंदर उस जगह पर लाया गया जहां अस्त्र रखे जाते थे।
पत्थर की ठंडी दीवारों के बीच खड़े भाले, तलवारें और ढाले ऐसे लग रहे थे जैसे वर्षों से इसे किसी ने सच में नहीं छुआ है। वे चमक रहे थे, लेकिन उनकी चमक में वह भरोसा नहीं था जो युद्ध के समय चाहिए होता है। उसने एक एक अस्त्र को हाथ में लिया, उंगलियों से उनकी धार, उनकी गर्दन और उसके संतुलन को परखा। दरबार के लोग फुसफुसा रहे थे। किसी को उसकी यह खामोश जांच अजीब लग रही थी, किसी को अपमानजनक। रानी की आंखों में अधीरता थी, जैसे उसे यह सब बेकार की मशक्कत लग रही थी। लेकिन वह औरत जानती थी कि लोहा बोलता नहीं, उसकी सच्चाई हाथों से महसूस होती है। उसने बिना किसी की अनुमति के कुछ तलवारें अलग रख दी और कुछ भालों को वापस रखने का इशारा किया। किसी ने टोका नहीं, क्योंकि उस पल उसकी चुप्पी में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे महल के बाहर एक अस्थायी भट्टी दी गई, जैसे यह साफ कर दिया गया हो कि वह भीतर की नहीं है। उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने मिट्टी साफ की, आग जलाई और काम शुरू किया। दिन और रात का फर्क मिटने लगा। हथौड़े की आवाज महल की दीवारों से टकराकर लौटती थी और हर बार के साथ जैसे उसका अपना पुराना अपमान भी पिघलता जा रहा। वह सिर्फ अस्त्र नहीं बना रही थी, वह उनमें वह भरोसा भर रही थी जो उसने अपने जीवन में कभी किसी से नहीं मांगा था। कई बार सैनिक चुपचाप आकर खड़े हो जाते, उसके काम को देखते और चले जाते। वे समझने लगे थे कि यह औरत किसी इनाम या मान के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई के लिए काम कर रही है। कुछ दिनों में सीमा पर झड़प हुई। यह पूरा युद्ध नहीं था, लेकिन पहली परीक्षा जरूर थी। जिन अस्त्रों को उसने छुआ था वे सैनिकों के हाथ में थे, और जब वे लौटे तो उनके चेहरों पर थकान के साथ एक अजीब सा भरोसा था। किसी की तलवार टूटी नहीं, किसी का भाला नहीं मुड़ा। खबर महल में पहुंची और पहली बार रानी की आवाज में खनक नहीं, बल्कि खामोशी। राजा ने उसे बुलवाया। उसने बस इतना कहा कि काम पूरा होने तक वह वहीं रहेगी। न उसने इनाम मांगा, न सुरक्षा। उसके भीतर कहीं यह साफ था कि अगर यह कहानी यहीं रुक गई तो यह सिर्फ एक और किस्सा बनकर रह जाएगी। लेकिन कहानी रुकी नहीं। राज्य के भीतर से ही विरोध उठने लगा। कुछ दरबारी नहीं चाहते थे कि एक साधारण लोहारनी का नाम सम्मान से लिया जाए। उन्होंने उसके काम में कमी निकालनी शुरू की, उसके अस्त्रों पर सवाल उठाए और अंत में यह अफवाह फैलाई गई कि अगर युद्ध बढ़ा तो असली दोष उसी लोहारनी पर आएगा। उस औरत को यह सब बताया गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि कुछ लड़ाइयाँ हथियारों से नहीं, बल्कि इंतजार से जीती जाती है। उसने आखिरी बार भट्टी की आग तेज की और कुछ ऐसा बनाया जो उसने कभी किसी के लिए नहीं बनाया था। एक ऐसा अस्त्र जिसने उसकी पूरी जिंदगी की तपिश। पूरा युद्ध तब छिड़ा जब राज्य को सबसे कम उम्मीद थी। सीमा पर दुश्मन ने अचानक हमला किया। महल में अफरा तफरी मच गई। आदेश, शोर और डर सब एक साथ थे। उस रात रानी ने पहली बार महल की ऊंची खिड़कियों से बाहर देखा, जहां आग और अंधेरा एक दूसरे में घुल रहे थे। सैनिकों ने वही अस्त्र उठाए जिन्हें उस लोहारनी ने बनाया था। लड़ाई लंबी और कठोर थी, लेकिन राज्य नहीं टूटा। जब सूरज निकला तो खबर आई कि दुश्मन पीछे हट चुका है। कई सैनिक घायल थे, कुछ नहीं लौटे, लेकिन अस्त्रों ने धोखा नहीं दिया। राज्य बच गया।
दरबार में उस औरत को फिर बुलाया गया। इस बार सन्नाटा अलग था। राजा ने उसके सामने सिर झुकाया और यह झुकाव औपचारिक नहीं था। रानी कुछ पल चुप रही। फिर उसने वह बात कही जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी कि उसने आग और मिट्टी को हमेशा कमतर, कमजोर समझा था। उस लोहारनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपने हाथ देखे जो अब भी वैसे ही थे जैसे हमेशा रहते थे। राजा ने उसे सम्मान, सोना और महल में रहने का प्रस्ताव दिया। उसने सब ठुकरा दिया। उसने कहा कि उसकी जगह वही है जहां आग जलती है और लोहा सच बताता है। वह अपने गांव लौट आई। इस बार कोई सिक्का जमीन पर नहीं फेंका गया। लोग उसके सामने चुप थे क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि मजबूती दिखावे से नहीं आती। उसने अपनी झोपड़ी फिर से बसाई, भट्ठी जलाई और काम शुरू कर दिया। लेकिन अब जब आग की लकीर आसमान में उठती थी तो वह सिर्फ धुआं नहीं होती थी, वह एक याद थी, एक ऐसी याद कि जिन हाथों को कभी नाम नहीं मिला वही हाथ इतिहास का रुख बदल सकते हैं। और उस लोहानी ने कभी यह कहानी सुनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, आग की गर्मी से समझी जाती है। समय बीतने लगा लेकिन आग की स्मृति राज्य से नहीं गई। युद्ध के बाद शांति आई थी, पर वह शांति वैसी नहीं थी जैसी गीतों में गाई जाती है। यह एक थकी हुई शांति थी जिसमें हर सांस के साथ पिछली रातों की आवाजें अब भी सुनाई देती थी। महल फिर से चमकने लगा, बाजार फिर भर गए, लेकिन भीतर वही एक खालीपन जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। उसी खालीपन में पहली बार राज्य ने महसूस किया कि उसने एक औरत को सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए भी खो दिया है। राजा कई बार रात में जागता और सोचता कि अगर वह लोहारनी वहां होती तो शायद यह शांति भी कुछ मजबूत होती। रानी बाहर से वही थी लेकिन भीतर कहीं उसके विश्वास में दरार आ चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि व्यवस्था सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि उन हाथों से बनती है जो नियमों से बाहर खड़े होकर भी सब कुछ थामे रहते हैं। उधर गांव में जिंदगी अपनी पुरानी लय में लौट आई थी। लोहारनी सुबह आग जलाती, लोहा तपाती और औजार बनाती, लेकिन अब लोग उससे सिर्फ काम नहीं लेने आते थे। वे चुपचाप खड़े होकर उसे देखते थे जैसे उसके हाथों में किसी अनकही सच्चाई की तलाश कर रहे हैं। वह किसी को नहीं रोकती, किसी को नहीं सिखाती। उसके लिए आग अब भी वही थी लेकिन उसके भीतर की आग बदल चुकी थी। उसने देख लिया था कि उसकी मेहनत का असर कितना दूर तक जा सकता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। उसके कपड़े साधारण थे लेकिन चाल में एक अलग तरह की बेचैनी थी। उसने बताया कि राज्य की सीमाओं के भीतर कुछ छोटे सरदार फिर से हथियार जमा कर रहे हैं और इस बार उनका मकसद बाहरी युद्ध नहीं बल्कि भीतर से सब कुछ तोड़ देना है। उस खबर ने उसे चौंकाया नहीं, उसने बस आग में लकड़ी और डाली और काम जारी रखा। उसे समझ आ गया था कि टूटन अब बाहर से नहीं भीतर से आएगी। कुछ दिनों बाद वही अजनबी फिर आया और इस बार उसके साथ कुछ और लोग भी थे, किसान, कारीगर, सैनिक जो युद्ध के बाद घर लौट आए थे। वे सब एक सवाल लेकर आए थे लेकिन किसी ने वह सवाल बोला नहीं। वह औरत उनकी आंखों में देखती रही और फिर बिना कुछ कहे एक नया औजार बनाना शुरू कर दिया।
यह न तलवार थी न भाला, यह ऐसा औजार था जो खेतों में भी काम आ सकता था और जरूरत पड़ने पर हथियार भी बन सकता था। उसने उन्हें समझाया नहीं, बस वह औजार उनके हाथों में दे दिया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अब सिर्फ लड़ने की तैयारी नहीं करते थे, वे अपने पैरों के नीचे की जमीन मजबूत कर रहे थे। खबर महल तक पहुंची कि गांव में कोई बगावत नहीं, लेकिन एक अजीब सी एकता ने जन्म ले लिया है। रानी ने दूत भेजा, फिर राजा ने इस बार संदेश में आदेश नहीं, अनुरोध भेजा। लोहारनी ने दूतों को लौटा दिया। उसने कहा कि जो काम महल की दीवारों के भीतर नहीं हो सकता, वह बाहर ही पूरा होगा। और पहली बार राज्य ने बिना तलवार उठाए, बिना आदेश दिए उसे मान लिया। उस रात आग देर तक जलती रही। आकाश में धुएं की लकीर उठी, लेकिन वह किसी युद्ध की सूचना नहीं थी। वह इस बात का संकेत थी कि अब कहानी किसी एक औरत की नहीं, वह आग अब उन सबके भीतर की है, जिन्होंने समझ लिया था कि असली मजबूती हथियारों में नहीं, बल्कि उन हाथों में होती है जो सही समय पर झुकना और सही समय पर खड़े होना जानते हो। लोहारनी ने हथौड़ा नीचे रखा, आग को देखा और पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। कहानी यही पूरी नहीं होती। कहानी आगे बढ़ी। जहां लोगों ने उसे छोड़ दिया था, लोहारनी के लौटने के बाद गांव बदले और राज्य नहीं। बाहर से सब शांत था, लेकिन भीतर वही पुरानी दरारें सांस ले रही थी। उसी समय पास के राज्य में असंतुलन बढ़ने लगा। वहां का राजकुमार युवावस्था में ये समझ गया था कि ताज पहन लेना राज करना नहीं होता। उसके राज्य में अस्त्र थे, सैनिक थे, नियम थे, लेकिन भरोसा नहीं था। उसने उन कहानियों को सुना जिनमें किसी औरत का नाम नहीं, उसके हाथों की आग याद रखी गई थी। उसे यह जानना था कि वह आग सच में मजबूती देती है या लोग बस डर को कहानी बना देते हैं। राजकुमार साधारण वेश में गांव पहुंचा। न घोषणा हुई, न शोर। उसने लोहारनी को वैसे ही पाया जैसे वह हमेशा होती थी, आग के सामने, हथौड़े के साथ, किसी को साबित करने की जल्दी के बिना। उसने अपना परिचय नहीं दिया। उसने सिर्फ पूछा कि अगर किसी राज्य की नींव भीतर से खोखली हो जाए तो क्या उसे तलवार से बचाया जा सकता है। लोहारनी ने उसकी तरफ देखा, फिर तपे हुए लोहे की तरफ। उसने कहा कि जो राज्य तलवार से खड़ा होता है, वह तलवार से ही गिरता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद राजकुमार ने कहा कि वह उसे अपने राज्य चलने का आग्रह करता है, ताकि वह देख सके कि वहां क्या टूटा है। लोहारनी ने मना कर दिया। उसका मना करना कठोर नहीं था, लेकिन अंतिम था। उसने कहा कि वह कहीं जाकर कुछ ठीक नहीं करती, वह बस वही करती है जो उसके सामने होता है। अगर किसी राज्य को उसे समझना है तो उसे यहाँ आना होगा, बिना ताज, बिना अधिकार। राजकुमार पहली बार किसी के सामने निरुत्तर हुआ। उसने लौटकर वही किया जिसकी उससे उम्मीद नहीं थी। वह फिर आया, इस बार बिना किसी पहचान के, एक साधारण इंसान की, और गांव के लोगों के साथ काम करने लगा। उसने खेत में हाथ बटाया, भट्टी के पास खड़ा हुआ और देखा कि कैसे लोग बिना आदेश के एक दूसरे को संभालते हैं। समय बीतने पर उसने समझा कि लोहारनी ने उसे राज्य सुधारने का तरीका नहीं, राज्य देखने की दृष्टि दी थी। वह अपने राज्य लौटा, लेकिन बदला हुआ। उसने नियम नहीं बदले, उसने उन्हें सुनना शुरू किया। उसने शक्ति बांटी नहीं, उसने जिम्मेदारी उठाई। और जब
उसके राज्य में धीरे धीरे स्थिरता लौटी तो किसी ने लोहारनी का नाम नहीं लिया, पर उसकी आग हर फैसले में मौजूद थी। गाँव में लोहारनी वही रही। न उसने किसी राज्य की मुहर ली, न किसी कहानी की मालकिन बनी। लेकिन अब जब भी कोई राज, कोई सत्ता डगमगाती थी, लोग यह नहीं पूछते थे कि राजा कौन है, वे पूछते थे कि वहां कोई ऐसा है या नहीं जो आग के सामने चुपचाप खड़ा रह सके। लोहारनी ने हथौड़ा रखा, भट्टी की आग को देखा और फिर काम में लग गई। कहानी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अब उसने किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ कहानियां अंत नहीं मांगती, वे बस सही जगह पर रुक जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहानी मंदिर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी।